Hello, welcome you all for the last lecture of 10th standard history. Okay, what I expect from you all is that कि आप लोग मेरे टीचिंग पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते रहो बिकॉज आई टेल यू व्हाई आई एम न्यू टू दिस एंटायर थिंग एंड दैट आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर हम कर चुके हैं और उसके बाद ही उसके साथ ही अब हम पहुंच चुके हैं। सी द जर्नी वाज सो क्विक। ओके, कि हम लास्ट चैप्टर में पहुंच चुके हैं और इसी के साथ मैं अभी पॉल साइंस शुरू करूंगी जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा। इट माइट बी द केस वेयर आई हैव टू डिवाइड दिस चैप्टर इनटू टू पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसको मैं कोशिश करूंगी 20 मिनट्स, इसको मैं कोशिश करूंगी 20 मिनट्स। रीजन बीइंग दिस चैप्टर इज वेरी लॉन्ग। ओके, नॉट दैट दिस चैप्टर इज वेरी डिफिकल्ट बट द फैक्ट दैट दिस चैप्टर इज वेरी लॉन्ग, इसीलिए मैं ये चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। देखो, मेरा अभी का मोटिव ये है कि 10th स्टैंडर्ड के बच्चे लोगों को मैक्सिमम रिवीजन का मौका मिले, तो मैं यहाँ पे आपको इन डेप्थ पढ़ाई करने के लिए इस बार बैठी नहीं हूँ। मेरी ये जो सीरीज है ये प्योरली रिवीजन के लिए है और ना कि इन डेप्थ डिटेल्ड सॉल्यूशन के लिए है। ये मैं बाद में शुरू करूंगी। अभी आपका जो मेन मोटिव होना चाहिए 10th स्टैंडर्ड वाले लोगों का वो ये होना चाहिए कि मैं कितने ज्यादा मैक्सिमम रिविजन्स कर सकूं और प्रीलिम्स में अपने मार्क्स कैसे इंप्रूव कर सकूं। कि प्रीलिम्स में आप मार्क्स इंप्रूव करोगे तब जाके आपके 10th में मार्क्स इंप्रूव होंगे फाइनल एग्जाम्स में, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू इंप्रूव। ओके, अदर देन दैट इस चैप्टर में क्या है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, देयर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, कि हम जो भी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को कंजर्व कैसे करेंगे और प्रिजर्व कैसे करेंगे। फिर उसके बाद फेमस म्यूजियम्स कौन कौन से, बिकॉज दे हेल्प इन कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। फिर उसके बाद लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स हमारे पास कौन से, बिकॉज दीज ऑल्सो एक्ट एज फेमस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। और फिर उसके बाद एनसाइक्लोपीडिया के बारे में देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। एज यूजुअल मैं थोड़ा मेरा पेन चेंज कर लूंगी। The sources of history and all the other history books that are available today are the diligent work of several historians. Institutes like libraries, museums, and archives conserve and preserve this precious historical heritage. They choose important specimens from the heritage collection and exhibit them. They also publish research journal, informative pamphlets, leaflets, posters, etc. मतलब ये तो पहले कंजर्व एंड प्रिजर्व तो करते हैं, फिर उसके बाद ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि जितनी भी सारी सोर्सेज अवेलेबल है उसमें से ऐसी कौन सी है जो हमको डिस्प्ले में रखनी चाहिए, जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, तो हम वो डिस्प्ले करते हैं। फिर जितने भी हमारे पास सोर्सेज है उसको हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल इसलिए करते हैं सो दैट हमें पता चले कि हमारे पास कैसा डेटा है। फिर उसके बेसिस पे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि ठीक है, ऐसा कुछ हुआ हो सकता है, वैसा कुछ हुआ हो सकता है। ठीक है, द डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स व्हिच आर नॉट exhibited but historically very important are stored in museums and archives after completing necessary treatments for their conservation and preservation. Those documents artifacts are made available to the researchers as and whenever necessary. Libraries conserve, preserve and manage book. तो libraries जो होती है वो specifically books के लिए होती है। ओके, अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एंड देयर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, अभी इसमें तो उन्होंने सिर्फ इंट्रो दिया हुआ है कि इट नीड्स पीपल विद स्पेसिफिक स्किल्स, क्योंकि ओरल को अगर हमें हैंडल करना है तो हमें ऐसे इंसान चाहिए जिसके पास ये ओरल सोर्सेज के रिलेटेड स्पेसिफिक स्किल्स हो। स्पेसिफिक स्किल्स होने के साथ साथ आप ट्रेंड भी होने चाहिए उस चीज को मेंटेन करने के लिए। तो पहला है ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो कलेक्टिंग एंड कंपाइलिंग, पहले तो आप कलेक्ट करोगे फिर कंपाइल करोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या कलेक्ट करोगे और कंपाइल करोगे, तो ओरल सोर्सेज में क्या होता है, फोक सॉन्ग्स एंड फोक टेल्स। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसको क्लासिफाई करोगे कि वो अभी बहुत सारी म्यूजिक है अपने पास, तो फिर उसको आप क्लासिफाई करोगे कि किस टाइप ऑफ म्यूजिक में वो आता है या ओरल सोर्स में आता है। फिर क्लासिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर उसके बाद हम इंटरप्रेट करेंगे कि हमने ये जो क्लासिफाई किया है और उसको मतलब एनालाइज किया है हमने, उसके बाद हम क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि ये जो है हमें मेडिवल हिस्ट्री में जो बता रहा है कि इंडिया एक्चुअली में रिग्रेसिव था, वो ऐसा था क्या, या इंडिया बहुत ज्यादा मॉडर्न था तो ऐसा था क्या, इंडिया बहुत रिलीजियस था तो ऐसा एक्चुअल में था कि नहीं था। फिर और भी बहुत कुछ आप कंक्लूड कर सकते हो कि इंडिया एक्चुअल में सोने की चिड़िया थी या नहीं, ऐसे कोई सॉन्ग्स है क्या, ऐसे कोई फोक सॉन्ग्स है क्या जो हमारी इस बात को प्रूव कर सके कि इंडिया एक्चुअली में सोने की चिड़िया थी।
तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, और फिर एट द एंड ऑफ द कंपाइलेशन हम क्या करेंगे, हम पूरा मटेरियल को बाइफरकेट और कंपाइल कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम रिसर्च जो भी हमने करी है उसको पब्लिश कर देते हैं। ओके, नेसेसरी ट्रेनिंग क्या है इसमें, सोशियोलॉजी पता होनी चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी पता होनी चाहिए, सोशल साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, माइथोलॉजी पता होनी चाहिए। इनका कहने का मतलब क्या है कि फोक सॉन्ग्स को समझने के लिए हमको पता होना चाहिए कि वो सॉन्ग कौन से रीजन से आया हुआ है, वो रीजन की लैंग्वेज क्या है, उस रीजन के लोगों की सोच कैसी थी। ये बहुत ही आगे की सोचने वाले लोग थे, बहुत ही मॉडर्न थिंकिंग वाले थे, बहुत ही रिग्रेसिव थिंकिंग वाले थे। ये जो कहते हैं, ये हमेशा जो कहते हैं वही सच होता है, या कोई सच को ये घुमा फिरा के थोड़ा सा यहाँ वहाँ करके बोलते हैं। तो हमें पता होनी चाहिए कि एंथ्रोपोलॉजी कैसा है, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की साइकोलॉजी कैसी है, वहाँ की माइथोलॉजी कैसी है, वहाँ की बोली क्या है, लाइब्रेरी एंड साइंस एंड आईटी। ठीक है, फिर हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, फिर राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल। अब दूसरा क्या है, रिटर्न सोर्सेज। रिटर्न सोर्सेज में अब क्या क्या हो सकता है, कलेक्टिंग कॉइल्स एंड कॉपर प्लेट्स विद इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स लाइक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है कि मे बी मान लो कि गांधी ने एक लेटर लिखा सुभाष चंद्र बोस को, तो ये क्या हो गया, ऑफिशियल रिकॉर्ड हो गया। पर्सनल करस्पॉन्डेंस हो सकता है कि ये करने के बाद हमने क्या कर दिया, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को एक रिस्पॉन्स दिया, तो ये क्या हो गया, पर्सनल करस्पॉन्डेंस हो गया। एंड उनकी पर्सनल डायरीज, वो डे टू डे टाइम पे अपनी डायरीज भी तो मेंटेन करते होंगे ना, कि आज हमने ये किया, वो किया, फलाना किया। फिर अभी समझो कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा चल रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये मोमेंट जब चल रहा था तब किसी ने तो इस दौर के टाइम पे कोई बुक लिखी होगी, कोई एक इंसान तो ऐसा होगा जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे एक बुक लिखी होगी, तो उसने उसके पर्सपेक्टिव से ये बताया होगा ना कि भाई सिविल डिसोबीडियंस सही था, नहीं था, ब्रिटिशर्स सही थे, गलत थे, जो भी था। ठीक है, ओल्ड बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा, ये किस में आते हैं, रिटर्न सोर्सेज में आते हैं। कंप्लीटिंग नेसेसरी मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस ऑफ क्लीनिंग। मैकेनिकल मतलब क्या है, आप फिजिकली सब कुछ साफ कर रहे हो, कुछ फटा हुआ है तो आप उसको जोड़ रहे हो, और फिर केमिकली क्लीन करना मतलब उस पे जर्म्स, डर्ट्स, जो भी अलग टाइप की ऐसी चीजें हैं जो पेज को खराब कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, उसको हम केमिकली ट्रीट करते हैं, फिर उसके बाद उसको प्रिजर्व करते हैं, और वो क्या हो जाता है, डॉक्यूमेंट बन जाता है। फिर असर्टेनिंग द हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ कलेक्टेड डॉक्यूमेंट। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका हिस्टोरिकल कोई इम्पैक्ट ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल if I write a letter and that I have no important role whatsoever in India, will my letter be a classified or a document of historical value? Of course not. तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को आप क्यों अपने पास रखना चाहेंगे, उसके जगह पे आप ऐसी चीजें रखना चाहेंगे ना जिसका कोई हिस्टोरिकल वैल्यू हो। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जिबिटिंग सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स। अब कुछ कुछ अभी जैसे आप एग्जिबिट लगाते हो कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, देखो हमारी रिसर्च कितनी अच्छी है। पब्लिशिंग एडिटेड डॉक्यूमेंट्स एंड रिसर्च रिपोर्ट। ओके, नेसेसरी ट्रेनिंग क्या है, आपको स्क्रिप्ट्स बतानी चाहिए, बिकॉज ये रिटर्न सोर्स है, लिखने वाली सोर्स है, रिटर्न सोर्स है। ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्या है, इसको लिखा कैसे जाता है, कितनी टाइप की लैंग्वेज है, ब्राह्मणी, मोडी, पर्सियन एंड देयर डेवलपमेंट, बेसिक नॉलेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेडिशन, कल्चर, डायनेस्टीज एक्सेट्रा, नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल्स एंड स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचरल आर्ट। मतलब क्या कि बहुत सारे स्कूल्स ऑफ आर्ट थे, मथुरा था, फिर उसके बाद अब जो सोच लो किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट है, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है, तो बहुत सारे स्कूल ऑफ आर्ट्स है। दी नॉलेज ऑफ दिस टाइप ऑफ पेपर, इंक एंड कलर, मतलब कौन से टाइम पे किस टाइप का इंक और पेपर यूज होता था, आपको वो भी पता होना चाहिए। आप उससे भी पता लगा सकते हो कि ये जो स्टाइल है वो हम कब यूज करते थे, किस पीरियड में यूज करते थे। नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस स्टोन्स एंड मेटल्स यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शंस। फिर उसके बाद क्लीनिंग, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, नॉलेज ऑफ वेरियस अप्रोचेस ऑफ मैनेजिंग एग्जीबिशंस इन म्यूजियम्स, गैलरीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स। Material sources. Okay, collecting artifacts, classifying them according to their historical date and type, and preparing indexes. Completing necessary mechanical and chemical processes of cleaning for conservation and preservation of collected documents. मतलब आप कुछ भी कर लो, आपको कंजर्वेशन करना है, प्रिजर्वेशन करना है, एनालिसिस करना है, फिर इंटरप्रिटेशन करोगे, और फिर उसके बाद उसको पब्लिश कर दोगे, उसके रिपोर्ट्स को आप पब्लिश कर दोगे, और कुछ नहीं करना है आपको। अरेंजिंग एग्जीबिशंस ऑफ सिलेक्टेड आर्टिफैक्ट्स एंड देयर रेप्लिकास, writing, publishing research articles, classifying fossil fuels of plants and animals, and preparing indexes.
और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, एग्जिबिटिंग फॉसिल्स एंड देयर रेप्लिका। इसमें ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, आपको आर्कियोलॉजिकल मेथड पता होना चाहिए, थियोरी पता होनी चाहिए, एंशियंट हिस्ट्री पता होनी चाहिए, उसका सिविलाइजेशन पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए रीजनल सोर्सेस का। फिर उसके बाद आपको मटेरियल, stones, metals, clay, production of articles and other chemical properties. Knowledge of equipment and chemicals necessary for cleaning the artifacts and other chemical processes. Knowledge of various foods and styles of arts, of course, ये आपको पता होना चाहिए। फिर knowledge of skills on making replicas and models and artifacts, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद knowledge of various approaches of managing exhibitions in museum, galleries and information technology, writing का research पेपर। तो ये सारी चीज़ में आप एक चीज़ नोटिस करना कि ये तो हमेशा से है, फिर आपको क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए वो भी सब मोस्टली सेम है। ओके? तो अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है? Some famous museums. Museums were created to organize and manage the antiquities collected by the members of royal and elite families of medieval Europe. लेकिन अब आज के टाइम पे वो क्या हो गया है, एक हॉबी बन गया है। जो जो फेमस लोग होते हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, अब उनको नया सा शौक चढ़ा है कि जितनी भी एंटिक्स है, वो तो पहले से ही है, लेकिन जितनी भी एंटिक्स है वो हमें हमारे घर चाहिए। चाहे उसकी कितनी भी वर्थ हो, कितनी भी वैल्यू हो, अगर मेरे पास पैसा है तो मुझे वो एंटिक अपने घर पे चाहिए, इफ एट ऑल आई लाइक इट। तो ये होता है कि आपकी हॉबी है एंटिक चीजें परचेज करने की। लवर म्यूजियम फ्रांस, फ्रांस में है, ठीक है। ये कब बना था? फ्रांस पेरिस में है, एस्टेब्लिश्ड इन 18th सेंचुरी सीई, एंटिक्विटीज कलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली। देखो कितने अच्छे से लिखा है। ये लोग एंटिक्स जमा नहीं करते थे, ये लोग स्टील करते थे। स्टील किनसे करते थे? जो इनकी कॉलोनीज होती थी उनसे ये लोग सिर्फ चुरा के लेके जाते थे, अपने म्यूजियम में रखते थे, अपने पास रखते थे। फिर उसमें देखो ये मोनालिसा की जो पेंटिंग है लियोनार्डो डा विंसी के थ्रू, उसको भी उन्होंने वहां पे रखा हुआ है। ही वर्कड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द किंग फ्रांसिस वन, द किंग of the France in the 16th century. The collection in the Louvre Museum increased to a great extent because of the antiquities bought by Napoleon Bonaparte from his conquest. Presently, the museum contains more than 3,80,000. मतलब अगर आप LOUVRE म्यूजियम के बारे में बात करोगे तो आपको क्या याद रखना चाहिए, इसमें क्या चीज है? फ्रांस, पेरिस। फिर उसके बाद ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? 18th सेंचुरी सीई। फिर उसके बाद मोनालिसा, नेपोलियन बोनापार्ट। और इसकी नेटवर्थ क्या, इसके पास कितनी चीजें हैं? 3,80,000 के आर्टिफैक्ट्स हैं। हो गया खत्म, आपका ये आंसर बन गया। अब दूसरा क्या है? ब्रिटिश म्यूजियम कौन सा? अब ब्रिटिश म्यूजियम है तो कहाँ पे होगा? इंग्लैंड में होगा। द ब्रिटिश म्यूजियम इन लंडन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 18th century CE. सर हैंस सोलन, a natural scientist, handed over about 71,000 objects in his collection to the king of England. आपको क्या लगता है इसने सिर्फ ऐसे ही हैंड ओवर कर दिया होगा? ऑफ कोर्स इसको फोर्स किया होगा, बिकॉज हाउ कैन ही पोजेस, उसके पास कैसे हो सकता है इतनी इतनी अच्छी कलेक्शन जबकि हमारे किंग के पास नहीं है, ठीक है। इट इंक्लूडेड several books, pictures, specimens of preserved plants, etc. Later, the collection was expanded by addition of various objects and ancient artifacts collected by British people from British colony. कहा ना मैंने? Presently, the museum collection comprises of 80 lakh objects. फिर उसके बाद कौन है? National Museum of Natural History, United States of America. The Museum of Natural History, managed by Smithsonian institution, was established in 1846. It houses more than 12 crore specimens of fossils and remains of plants and animals, minerals, human fossils and artifacts. ओके अब हम फाइनली पूरी देश दुनिया भर की बातें करने के बाद हम फाइनली आए हैं इंडिया पे। जिस चीज को हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए वो हम सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं। तो म्यूजियम्स इन इंडिया देखते, तो पहला जो म्यूजियम है ये इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया, इंडियन म्यूजियम। सिंपल नाम है अपना, एकदम कॉम्प्लिकेटेड नाम नहीं है, इंडियन म्यूजियम है। कब एस्टैब्लिश किसने किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। कब हुआ था हमारा? 1814 में। सेकेंड म्यूजियम, ये पहला है, सेकेंड म्यूजियम क्या है? गवर्नमेंट म्यूजियम, ठीक है। ये कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ है? चेन्नई में। फिर ये चेन्नई में है, कब हुआ? 1851 में। और फिर उसके बाद नेशनल म्यूजियम आया, was established in 1949। 1949। फिर उसके बाद क्या है?
बहुत अपने अपने पर्सनल म्यूजियम्स भी होते हैं, जैसे महाराष्ट्र का अपना एक पर्सनल म्यूजियम है, कोलकाता का अपना पर्सनल म्यूजियम है। और अभी म्यूजियम जो है उसको पढ़ने का जो ब्रांच है उसको कहते हैं म्यूजियोलॉजी। ओके, so following are some of the well-known institutes and universities which offer degree and diploma courses in museology. Of course, National Museum, महाराज शिवाजी राव यूनिवर्सिटी वडोदरा, कोलकाता यूनिवर्सिटी, बनारस BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसका देखो हिंदू है, आपको कैसे याद रखना है, हिंदू है तो उसका ऑपोजिट क्या है, मुस्लिम है, नॉट इन अ बैड वे बट बस याद रखने के लिए। तो अगर BHU है तो यहाँ पे क्या है, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, एंड जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। अब हम आते हैं महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, ठीक है। In 1904, some influential residents of a museum to commemorate the visit of Prince, मतलब पता हो हमें क्या जरूरत पड़ी ऐसी पता नहीं, कि हमने उनके लिए प्रिंस ऑफ वेल्स के लिए हमने एक मंथ ऑफ नवंबर चुना जहाँ पे हमने एक फाउंडेशन की नींव रखी। It was decided that the name of the museum would be Prince of Wales. So we did not have Chhatrapati Shivaji Maharaj, we did not have Subedar Tanaji, we did not have influential people from Maharashtra, but we had to choose only one name जिसके ऊपर हम ये म्यूजियम बनाते हैं, which is Prince of Wales. So आप देख रहे हो कितनी मत मारी गई थी उस टाइम के लोगों पे। रिनेम, अभी उसको रिनेम करा गया 1988 में, जो सही काम हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। देखो कितनी अच्छी चीज है ना, उसमें इनको नाम रखना है प्रिंस ऑफ वेल्स। The building of the museum is built in Indo-Gothic style. It has been given the status of Grade 1 heritage building. Grade 1 होता है, Grade 2 होता है, आपको समझ में आएगा Grade 1 Grade 2 क्या है, and divided into 3 categories: art, archaeology and history। ठीक है, फिर उसके बाद लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स देखते हैं। लाइब्रेरीज आर द स्टोर हाउसेज ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। लाइब्रेरी साइंसेज इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू मैनेजमेंट साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द फील्ड ऑफ एजुकेशन। Libraries perform various tasks like collecting books, arranging them systematically, conservation and preservation of those books, dissemination of information सोर्सेज। मीनिंग क्या है, ऑफकोर्स कोई सबसे पुरानी बुक आई है तो उसको आप कंजर्व करोगे, उसको प्रिजर्व करोगे, उसको डिस्प्ले करोगे, उसको आप एनालाइज करोगे, उसके लिए फिर उसके बाद आप एक कंक्लूजन निकालोगे, फिर रिपोर्ट पब्लिश करोगे ना, यही तो सारी चीजें। और क्या करोगे आप कुछ नहीं करोगे। और फिर उसके बाद वो बुक को आप हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल करोगे लोगों को पढ़ने के लिए। अगर हार्ड कॉपी नहीं प्रोवाइड कर सकते तो दे डू व्हाट, उसका प्रिंट निकाल के उसको स्कैन करके वो लोग फिर ऑनलाइन अवेलेबल करते हैं लोगों को पढ़ने के लिए। Am I very clear? Okay. The Royal Library of Ashurbanipal, the Assyrian emperor in Mesopotamia, the Library of Takshashila University। हमारे पास इतनी पुरानी लाइब्रेरीज थी, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन जब बाहर के लोगों ने हमको इन्वेड किया, हमें ऐसा इन्वेड किया कि वो लोग हमसे इतना जलते थे कि उन्होंने सबसे पहले हिंदूज की लाइब्रेरी को जलाया। क्योंकि आप लाइब्रेरी को जलाओगे तो आप एविडेंस मिटा रहे हो कि उस देश की असलियत क्या है। एंड वी नो दैट इंडिया वाज अ रिच कंट्री। पूरी नालंदा, फिर उसके बाद जितनी भी फेमस लाइब्रेरीज है ना, उनको सिस्टमैटिकली जो मुगल रूलर्स आए थे, जिन्होंने हम पे अटैक किया है इतनी बार, उन्होंने हम पे अटैक तो किया ही, हमारे लोगों को तो अटैक किया ही है, बट एट द सेम टाइम दे अटैक्ड आवर कल्चर, आवर एविडेंसेस। इसीलिए आज है ना बहुत सारे हिस्टोरियंस ये लड़ते रहते हैं कि जो महाभारत है, जो रामायण है, वो तो कभी हुई ही नहीं थी, क्योंकि उसके एविडेंस नहीं आ रहे। कैसे होगा एविडेंस? हाउ आर यू सपोज टू फाइंड द एविडेंस इफ द सोल एविडेंस दैट वी स्टोर्ड इन आवर लाइब्रेरीज, हमारी संस्कृति, तुमने उसको जलाया हुआ है। और इतना हमारे पास डेटा था कि उसको जब जलाया तो वो आग महीनों तक जलती रही। यू कैन सर्च, आप ये सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये है आउट वाइड, सब जगह पे है, ये सबको पता है कि ये जो इन्वेडर्स आते थे, मुगल्स और जो मुस्लिम्स इन्वेडर थे, उन्होंने सब यही किया है, उनका और काम नहीं है कोई, ठीक है। तो यही दिक्कत है हमारी। आर सपोज टू बी द अर्लीस्ट लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड। द सरस्वती महल ग्रंथालय in Tanjavur, Tamil Nadu was built in 16th-17th century during the times of Nayak dynasty. In 1675, Vyankoji Bhosle conquered Tanjavur and established independent rule. Vyankoji Bhosle
and his successors kept expanding सरस्वती ग्रंथालय। देखो किसी चीज को फैलाने का कितना अच्छा तरीका है कि आप उसको कॉन्कर कर रहे हो और फिर आप वो ग्रंथालय को बढ़ाते जा रहे हो, आप उसमें चीजें ऐड करते जा रहे हो, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द म्यूजियम एंड कितनी सुंदर बात है ये, ठीक है। सरफरोजी राजे भोसले contributed the most in this expansion. In 1918, the library was renamed as Tanjavur Maharaja Sarfoji Saraswati Meher Library in this honor। बहुत बड़ा नाम है बाय गॉड। ये पूरे नाम से पूरी हिस्ट्री पता चल गई कि तंजौर का है, महाराजा का कोई तो था, फिर सरफरोजी आए, फिर उसको सरस्वती महल को उन्होंने एक्सपांड कर दिया। द सेवरल नोटवर्दी लाइब्रेरीज इन इंडिया आर in are for instance National Library Kolkata, Nehru Memorial Museum and Library Delhi, State Central Library Hyderabad, Library of Asiatic Society and David Saxon Library Mumbai। From the technical point of view, the management of archives is akin to the library management. Preserving documents with important content in original form, preparing indexes and creating accurate systems of retrieval of documents are the important tasks in the management of archives. Documents from the archives are supposed to be reliable because of the heavy dependency on computerized information technology has become an inevitable part of the management of the library। मतलब आपके पास जितनी चीजें आती जाएगी, आपके पास उसका डिजिटल फुटप्रिंट होना जरूरी है, वरना फिर कितने लोग आएंगे आपके लाइब्रेरी में। आज के डेट में इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। ओनली दोज हु आर एंथुसियास्ट कि मुझे ओरिजिनल कॉपी देखनी है, मुझे हार्ड कॉपी देखनी है, वो जाके देखेंगे, बट अदरवाइज जो लोग डिजिटली सब करना प्रेफर करते हैं उनके लिए तो ये इंफॉर्मेशन ऑनलाइन होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ऑफिशियल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1981 in Kolkata. It was shifted to Delhi in 1911. In 1998 CE, the then President of India, Honorable K.R. Narayan, opened up the archives for public. Before that, it was not available for the public, okay? It is department under the jurisdiction of Ministry of Culture of Indian government. The documents have been preserved here in a chronological order from 1748. It includes records in English, Arabic, Hindi, Persian, Sanskrit and Urdu language. It also includes records of Modi scripts. These records are classified in 4 categories: public records, Oriental studies, manuscripts and private records. Governments of every state in India maintain every branch has branches in Mumbai, Pune, Kolhapur, etc. etc. There are 5 crore Modi documents related to Maratha history in Pune branch. The documents are referred as Peshwa Daftar. राइट अब हम आ गए हैं एनसाइक्लोपीडिया से, तो फिर तो ये हम काफी इजीली कवर कर लेंगे, मुझे लगता नहीं है कि वी विल रिक्वायर अनदर लेक्चर टू बी ऑनेस्ट, बट देखते हैं। चलो ये थोड़ा है, 1 पेज वी हैव, 1 पेज वी हैव ना, ये 1 2 3 3 पेजेस है। चलो देखते हैं encyclopedias, sorry I have told encyclopedia. Encyclopedia is a systematic compilation of information or knowledge of various topics. The information or knowledge in encyclopedia is arranged with a specific method. Organizing available knowledge and making it accessible to is the main objective of encyclopedia. Compilation of information or knowledge, ये होता है encyclopedia. Benefit क्या है? Encyclopedias make vast volume of knowledge accessible to the readers. It can help in satisfying their curiosity. Encyclopedias provide fundamental information on any topic. For example, you take climate. अगर आप इंसाइक्लोपीडिया उठा लोगे, क्लाइमेट का कंप्लीट इन एंड आउट आपको पता चल जाएगा कि क्लाइमेट कैसे काम करता है, क्या होता है, कैसे होता है, किस रीजन का क्या क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट की वजह से फूड क्रॉपिंग पैटर्न्स में क्या क्या चेंज आते हैं। तो आप अगर इंसाइक्लोपीडिया लेते हो तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अंडरस्टैंड इट properly. Thus, the reader gets motivated to read extensively. Encyclopedias make existing knowledge easily accessible to the scholars and researchers, and also highlight the research areas which have not yet received enough attention. Encyclopedias are indicators of the state of cultural ripeness of the society. The intellectual and cultural needs of the society determine what kind of encyclopedic literature would be created. Accuracy, meticulousness, objectivity, standardized format of presentation, and updated
information are the criteria for designing a structure of an encyclopedia. In order to incorporate the latest available information, revised edition of encyclopedia supplements to original editions need to be published. मतलब आपने एक बार अगर एनसाइक्लोपीडिया लिख दिया तो उसका मतलब ये नहीं है काम खत्म, नई नई डिस्कवरीज होती रहती है, तो फिर वो नई डिस्कवरीज के हिसाब से इसमें भी फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन ऐसे अपडेट्स होते रहने चाहिए, सो दैट जो भी रीडर है उसको लेटेस्ट नॉलेज अवेलेबल हो जाए. Encyclopedias are arranged in their alphabetical order or according to the order of the topics. The type of order decided by keeping the convenience of the reader in mind. मतलब अगर आपको chronologically पढ़ना है, डेट वाइज पढ़ना है तो आप डेट वाइज पढ़ोगे, आपको इवोल्यूशन टाइप पढ़ना है तो इवोल्यूशन के हिसाब से पढ़ोगे, अल्फाबेटिकल पढ़ना है अल्फाबेटिकल पढ़ोगे. तो उस टाइप से एनसाइक्लोपीडियाज बनाई जाती है. The index at the end of the encyclopedia is very convenient. Let's recap. The encyclopedia can be created either by single editor or an editorial committee. The articles in the encyclopedias are written by the experts. अब type of encyclopedias क्या क्या होती है वो देखेंगे. 4 types होता है. पहला डिक्शनरीज, आपको पता है डिक्शनरी क्या है. फिर उसके बाद होता है कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है. फिर होता है एनसाइक्लोपीडिक लिटरेचर, और चौथा है इंडेक्सेस. हम डिटेल में करेंगे कि ये चीजें क्या क्या है. डिक्शनरी का काम क्या होता है? अरेंज वर्ड्स इन लैंग्वेज इन सर्टेन ऑर्डर. अल्फाबेटिकल इज द मोर कॉमन वे. इट गिव्स मीनिंग ऑफ द वर्ड. सिनोनिम्स, उसको बोला. एटिमोलॉजी मतलब हम उसको बोलते कैसे हैं और फिर उसको लिखते कैसे हैं, ठीक है. मतलब एटिमोलॉजी का मतलब है कि समझो मैंने क्लाइमेट लिखा है तो हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे कि क्लाई का क्या कोई अलग मतलब है क्या इंडिविजुअली, फिर मेट का कोई अलग मतलब है क्या, और इन दोनों की इंडिविजुअल मतलब को जोड़ेंगे तो क्या वो वर्ड क्लाइमेट बनता है क्या. समझ में आ रहा है? तो एटिमोलॉजी का मतलब वो होता है. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज व्हिच इंक्लूड various types of dictionaries. Comprehensive dictionaries which include only certain types of words. Dictionary of terminology deals with terms peculiar to the branch of knowledge. Etymological dictionaries, thesaurs, dictionaries of idioms and proverbs, etc. Comprehensive का मतलब क्या है? It includes all subjects under the sun, ठीक है. दूसरा है एंड बी, एक तो ऐसी हो गई एनसाइक्लोपीडिया जिसके अंदर आप सारी कुछ चीजें आपको मतलब मिल जाएंगी, ठीक है. और फिर उसके बाद आई थिंक आई हैव एनसाइक्लोपीडिया, आई कैन शो इट मे बी यू गाइस. वेट. नो, आई केप्ट इट समवेयर, आई कांट फाइंड इट, बट ठीक है मेरे पास, बट आई केप्ट इट समवेयर एंड आई कैन सी, आई कांट सी. चलो ठीक है, कोई नहीं. इतनी बुक्स है ना मेरे पास कि उसको ढूंढना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है. और इट इंक्लूड्स कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन द वन चोजन सब्जेक्ट. मतलब कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया भी 2 टाइप का होता है. एक तो सब कुछ आ गया, दूसरा एक कोई तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे एनसाइक्लोपीडिया होता है. थर्ड होता है एनसाइक्लोपीडिक लिटरेचर. इट इज सिमिलर टू एन एनसाइक्लोपीडिया विच comprises scholarly articles providing information on all possible aspects of one or more predetermined subject. For example, महाराष्ट्र जीवन वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, ईयरबुक मनोरमा. तो मतलब वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, एक टॉपिक पे वॉल्यूम 1 क्लाइमेट, वॉल्यूम 1 क्लाइमेट, वॉल्यूम 2, ऐसे करके उसके ऊपर सारा कुछ रहेगा. फिर indexes usually occur at the end of the book. There are few indexes published separately. Indexes are the alphabetical list of individuals, subjects, places, keywords, reference books, etc. For example, the index of Marathi periodicals prepared by S.G. Date. Indexes are helpful in finding required information and it makes information in a book easily accessible. Okay. ओके चलो, कितना हुआ है? 10 मिनट में हम खत्म कर लेंगे. तो एनसाइक्लोपीडिया जो है, एनसाइक्लोपीडिया एंड हिस्ट्री. एनसाइक्लोपीडिया and history as academic exercises put stress on objectivity. Encyclopedias published in various countries and in various languages may differ in their approach because of the different priorities. Their structure is influenced by national policies, ethical values, and ideals. Encyclopedias can be a medium of strengthening national identity. For example, Bharatiya Sanskriti Kosh. So, edited by Mahadeshwari Joshi. Making knowledge in all the spheres of life accessible to people can be one of the major drives behind the creation of encyclopedias. An inspiration to gain and spread
knowledge motivates either individuals or group of people to create encyclopedias. Hence, encyclopedias are looked upon as an outstanding achievements of the society. It is the manifestation of collective intellect and creativity of the society. अभी ये तो इन जनरल हमने एनसाइक्लोपीडिया और उसकी हिस्ट्री क्या है इसके बारे में, बट एनसाइक्लोपीडिया ऑन हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स, मतलब अभी जैसे यहाँ पे हमने देखा ना स्पेसिफिक एनसाइक्लोपीडिया, कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया के अंदर हमने देखा it includes comprehensive information on one chosen subject. So history is that one chosen subject. तो ये जो एनसाइक्लोपीडिया होगी उसमें सिर्फ हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे. There is a rich tradition of creating encyclopedias on history related subjects. For example, भारत पानी लेना भूल गई और फिर अब थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, एंड आई डोंट लाइक टू गेट अप एंड डू अदर वर्क क्योंकि फिर वो फ्लो ब्रेक करता है. ठीक है, थोड़ा सा ही बाकी है तो आई कैन मैनेज मे बी. ऑलरेडी मेरा गला खराब है, आई एम हैविंग हेडेक, बट करना पड़ेगा. भारतवर्ष पश्चिम ऐतिहासिक कोश बाय रघुनाथ भास्कर गोडबोले. It is an earliest encyclopedic of its form. It includes information about various individuals and places in ancient India. According to the editor, those individuals who lived in Bharatvarsh earned a name for themselves and were part of us, along with their women, their sons, their religions, their lands and capitals, also the rivers and mountains in their land. Whatever their history is given in the encyclopedia. 23 volumes of Maharashtracha Jnanakosh, edited by Sridhar Venkatesh Ketkar, are available. The major drive for Ketkar in creating it was to facilitate wider access to knowledge and expand the individual sphere of Marathi-speaking people. He was far-reaching view. He was his far-reaching view of history, which is reflected in this volume. So इसमें ना बहुत सारे नाम दिए गए हैं, बहुत सारे नाम दिए गए हैं, पर हम पढ़ेंगे बिकॉज थोड़ा इंपॉर्टेंट है. मे बी मेरे नाम लेने से पढ़ने से अगर आपका रिविजन होता है तो वेरी गुड. भारतवर्ष चित्रकोश इज अनदर एग्जाम्पल, अनदर इम्पोर्टेंट encyclopedia. Siddheshwar Shastri Chitrav established a committee known as Bharatiya Chitrakosh Mandal for publishing this encyclopedia. 3 volumes were published, namely Bharatvarshya Prachin Chitra. Prachin मतलब ancient, medieval and modern. Okay, the first volume indicates the information of the lives of the individuals mentioned in Vedic literature, including Shruti, Smriti, Sutra, Vedangs, Upanishad, also Puranas, Jain and Buddhist literature. Similarly, other 2 volumes contain biographies of individuals in the respective periods. फलकोश का मतलब होता है it is related to geography. ठीक है, देखते हैं. Geographic information is essential for history studies. Stanapoti is an encyclopedic text which is composed by मुनि व्यास. देखो मतलब हम कितने स्मार्ट थे कि मुनि व्यास, आप पता करके आना कि मुनि व्यास कितने पुराने थे. ठीक है, महानुभव सेट. It describes all the places visited by Chakradhar Swami, the founder of Mahanubhav sect. It gives us inkling about Maharashtra in those days. With it also gives details from time to time about the time and place and background and the events happened in the Leela Charitra. Hence, it is a very good source of writing about the life of Chakradhar Swami. प्राचीन भारतीय स्थलकोश, ठीक है, एंशियंट इंडियन जियोग्राफी वाला एनसाइक्लोपीडिया. हमको कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिनका मेंशन है वैदिक लिटरेचर, कौटिल्य अर्थशास्त्र, पिनानीज की ग्रामर. देखो हमारे पास दुनिया की सबसे पहली ग्रामर बुक किसने लिखी थी? पिनानी ने लिखी थी. फिर भी हम हमारे कल्चर को कितना कम आंकते हैं. वाल्मीकि रामायण, महाभारत, पुराण, medieval Sanskriti literature and शब्दकोश, also in Jain and Buddhist literature etc. विश्वकोश का मतलब होता है वर्ल्ड से रिलेटेड. द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र यशवंतराव चव्हाण initiated the compilation of Marathi विश्वकोश to महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल.
फिर भारतीय संस्कृति कोश, इसका मतलब क्या है? पब्लिश्ड बाय महादेव शास्त्री जोशी, दिस वॉल्यूम कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ethnic and lingual groups, local history and the groups of their festivals and cultural. संध्या कोश, चलो खत्म होने आ गया, हमने तो काफी जल्दी खत्म। संध्या कोश में क्या है? देयर आर encyclopedic टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग द टर्मिनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल colonialism, ग्लोबलाइजेशन क्या है? सच टेक्स्ट आर वेरी यूजफुल फॉर टीचर्स ऑफ हिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल मी। School, colleges, and university teachers of history can find ample opportunities in the field of publication of encyclopedias. Encyclopedias of all types require experts in history. Every subject has a developmental history. Scholars of history can contribute significantly to encyclopedias of various types. ठीक है, तो मतलब ये basically not so important, but okay. Lowell Museum has in collection the famous painting of Mona Lisa डैश एट कोलकाता। बताओ कौन सा है? मेरे ख्याल से तो नेशनल म्यूजियम है। आप मेरे को देख के बताना, मैं सही हूँ या गलत। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पे। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी दिल्ली में है या वडोदरा में? बताना मुझे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफकोर्स कहाँ पे है बताना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ है? और जीवाजी कहाँ पे है? फिर उसके बाद यहाँ पे इसके आपको शॉर्ट नोट सीखने हैं। संध्या कोश तो हमने यहीं पढ़ा मेरे ख्याल से। ये रहा संध्या कोश, सारे एक एक वर्ड की मीनिंग है वो संध्या कोश है। बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो, तो मेरे ख्याल से हमने ये बहुत ही फास्ट ये लेक्चर कंप्लीट किया है, बिकॉज आपको 2x में देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1.5 भी कर लोगे ना, तो आप विद इन 20 मिनट्स शायद ये चैप्टर को खत्म कर लोगे। और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी है ये। मुझे नहीं लगता इतने स्पीड में आपको कोई कराता भी होगा। लोग टाइम पास कराने के लिए ना लेक्चर वीडियोस बहुत बड़े बड़े बनाते हैं। मेरा ये एम नहीं है। मेरा सिंपल एम है कि आप देखो, आपको जितनी मर्जी देखनी है, मैं पैसे बाद में कमा लूंगी, बस आप अच्छे मार्क्स स्कोर करो। उससे मेरे को पता नहीं कोई फायदा होगा कि भी नहीं होगा, बिकॉज मुझे नहीं पता कि कौन कौन से कॉर्नर में बैठ के ये चैप्टर देख रहा है। तो अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती हो तो कमेंट जरूर करना। अगर लेक्चर देख के हो जाए तो डन लिखना, और फिर उसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत ही जल्द मिलते हैं। मैं शुरू करने वाली हूँ पॉलिटिकल साइंस आप लोगों के लिए। तो आई होप आपको ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द। बाय।